पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से हो रहा है। और कल अगर देखें तो एडन पार्क न्यूजीलैंड ऑकलैंड में कल मैच खेला जाएगा। और वहाँ के अगर बाउंड्री साइजेस और ग्राउंड की बात करूँ सबसे पहले आपसे, तो ऑकलैंड की अगर हम बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्रीज अगर देखेंगे तो बहुत शॉर्ट बाउंड्रीज होती हैं ऑकलैंड की। लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट की बात करें तो वो थोड़ी बाउंड्रीज बड़ी होती हैं। तो ये है कि अगर ये डायमेंशंस जिस प्लेयर्स को समझ में आ गई तो वो बहुत एडवांटेज लेगा। और मेरे ख्याल से अगर आपने पिछली दफ़ा का दौरा देखा हो या उससे पहले जब सरफराज अहमद कैप्टन थे उससे पहले आप लोग चले जाएं तो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान सीरीज़ भी जीता था सरफराज अहमद के अंडर। तो न्यूजीलैंड की पाकिस्तान मतलब परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि अच्छी रही है। लेकिन जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड इस दफ़ा आया है फुल, मतलब आप कह सकते हैं कि सारे प्लेयर्स उसमें आपको जलवागर होंगे उस सीरीज़ में। जहां केन विलियमसन सिर्फ तीसरे T20 में नहीं होंगे लेकिन पहले दूसरे चौथा पांचवें T20 में केन विलियमसन आपको मिलेंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करूं, मैंने आपसे जब स्क्वाड जब आपको पता है कि अनाउंस हुआ था, जब उस पर भी एक वीडियो की थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करें और उधर जाके फ़ौरन वाली वीडियो देख के वापस इधर आएँ। तो यहाँ मैं स्क्वाड की अगर बात करूँ तो 5 ओपनर्स आपको पता है कि वो इस स्क्वाड में शामिल है। तो बड़ा टफ कंपटीशन हो गया है कि किसको खिलाएं किसको बिठाएं। और हमेशा की तरह मोहम्मद रिजवान ने टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्टर को, पीसीबी के चेयरमैन को, सबको मना लिया है और बोला है कि भाई मैं ओपन करूंगा। तो मतलब वही किया मोहम्मद रिजवान ने, जिस तरह के उन्होंने ओपनर की हैसियत से T20 क्रिकेट का आगाज़ किया पाकिस्तानी टीम में और अब तक वो जगह छोड़ने में नाका आप कह रहे हैं उनसे कोई जगह छुड़वा नहीं पा रहा है। और जिस तरह बाबर आजम जो पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि एक बेहतरीन बैट्समैन है, टेक्निक वाइज मैं बात करूं, इंटेंट की बात नहीं करूंगा, टेक्निक वाइज बात करूं तो वो जो है मुझे लगता है कि टीम से ड्रॉप होने के बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि एज पे खड़े हुए, कि बिल्कुल नोक पे खड़े हुए कि अब टीम से ड्रॉप हो। क्या पता बाबर आजम आपको थोड़े से इस T20 के वर्ल्ड कप के बाद क्या पता बाबर आजम आपको नज़र भी ना आए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अहवाल है कि अगर साइम अयूब ने, अगर आप कह सकते हैं कि उनको ओपनर जो है वो दूसरे ओपनर वो मोहम्मद रिजवान के साथ कर रहे हैं। पहले मैच की अगर मैं बात करूं, कल जो मैच खेला जाएगा तो उसमें साइम अयूब आपको नज़र आएंगे और फिर वहां मोहम्मद रिजवान होंगे। और साइम अयूब ने अगर इस सीरीज़ में रन्स कर दिए तो फिर बाबर आजम की पोजीशन मुझे बहुत ख़तरे में लग रही है। अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे भी मुझे लगता है कि बाबर आजम फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि बाबर आजम का जो स्पिन प्ले है अगर उसकी बात करूं तो बाबर आजम के ज़्यादातर आप स्कोरिंग शॉट्स देख लें तो वो पावर प्ले में फील्ड के अंदर होने का फ़ायदा उठाते थे। और जब पावर प्ले ख़त्म होता तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नीचे ही आता था। तो बाबर आजम के आपको पता है कि उनकी पावर हिटिंग भी होती नहीं है। तो लेकिन जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने टीम मैनेजमेंट को कन्विंस किया है और बाबर आजम को खाया है, मैं यही बात कहूँगा जिस तरह बाबर आजम को खाया है। क्योंकि आप देखें कि बाबर आजम को भी आपने गलत फिर हटाया ना, जब आपने मोहम्मद रिजवान के साथ कंटिन्यू किया है तो बाबर आजम का भी स्ट्राइक रेट उतना ही है। कोई बाबर आजम का स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान से इतना ख़राब नहीं है कि आपने मोहम्मद रिजवान के साथ कंटिन्यू करने का फैसला किया और बाबर आजम को आपने बोला कि भाई आप ओपनर, बतौर ओपनर अब पाकिस्तानी टीम में नहीं खेलोगे। तो वही मैंने आपको बात की है कि हम किसी लड़के के लिए पॉलिसी कुछ बना देते हैं, किसी लड़के के लिए पॉलिसी कुछ बना देते हैं। अब मोहम्मद रिजवान को जिस तरह नाइब कैप्टन बना दिया गया, ये मेरे बात समझ में नहीं आई कि भाई नाइब कप्तान आप कह लें या वाइस कैप्टन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसे बनाया जाता है किसी यंगर यंगर आप कह लें किसी प्लेयर को बनाया जाता है। आप किसी भी जो अपने क्रिकेट कैरियर के एंड पे हो उसको कभी भी वाइस कैप्टन नहीं बनाते। आप क्रिकेटिंग हिस्ट्री देख लें, आप बड़ी नेशंस की अगर क्रिकेटिंग आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किसको वाइस कैप्टन कब बनाया गया। ऐसा नहीं हुआ कि जो क्रिकेट अपने रिटायरमेंट आप कह सकते हैं जिसके 3 से 4 साल क्रिकेट बाकी हो जिसके अंदर आप उसको वाइस कैप्टन बनाए, तो एक फजूल डिसीजन रहा भाई पीसीबी। और बात करें जब से ये वाली रिजीम आई है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बुलंदो बाला दावे इनके ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन ये लोग आपको पता है कि कुछ इनकी परफॉर्मेंस है नहीं और सिर्फ बातें ही बातें हैं। जिस तरह 3-0 सीरीज़ हार गए टेस्ट क्रिकेट में और फिर मोहम्मद हफीज़ उसको जस्टिफाई करने वहाँ बैठ के कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली। भाई अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते तो आप वहाँ जीतते। ये फजूल की बात जो है ना, ये आपको पता है कि इमोशन से जो खेलते हैं ना पाकिस्तान में जो भी आता है टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर, वो इमोशन से खेलते हैं आवाम के और फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसी तरह मोहम्मद हफीज़ ने भी बेवकूफ़ी बनाया और कुछ करा नहीं है। और अब सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है तो जिस तरह बाबर आजम को साइड लाइन करा है, तो अब मुझे अगर तीसरे नंबर पर भी बाबर आजम को खिलाते हैं, मुझे लगता नहीं है बाबर आजम से T20 फॉर्मेट में तीसरे नंबर पर रन होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बाबर आजम को इस सीरीज़ में, क्योंकि साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं। और मुझे मैं अगर टीम बनाऊं तो मैं तो अपने दोनों ओपनर्स चेंज करूं, क्योंकि जब आपके पास फ़खर जमान भी हो, जिस तरह आपका फ़खर जमान डेंजरस प्लेयर है, आप उसको क्यों पावर प्ले में आप उसको चांस नहीं देते। तो फिर आपके पास साइम अयूब है, फ़खर जमान है और साहिबजादा फरहान ने जो इंप्रूवमेंट दिखाई है पिछले 2 T20, अगर मैं डोमेस्टिक कप की बात करूँ तो जिस तरह
नेशनल टी20 कप में आपको पता है कि साहिबजादा फरहान पिछले 21 के सीज़न में भी बहुत अच्छे रन्स लगाए थे, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो 135 130 का था। लेकिन जो अभी लास्ट सीज़न गुजरा है उसमें साहिबजादा फरहान का 175 180 का स्ट्राइक रेट, मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मैं कहूँगा इसको। और इतना किसी का भी स्ट्राइक रेट है नहीं। इफ्तिखार अहमद आ रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इफ्तिखार अहमद टी20 में जो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन समझे जाते हैं उस तरीके का साहिबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट है। तो आप देखना है कि टीम मैनेजमेंट साहिबजादा फरहान को कहाँ फिट करती है। और अगर मुझे लगता है कि अगर बाबर आजम को ड्रॉप करते हैं पहले मैच में तो ये मुश्किल होगा। पहले मैच में बाबर आजम मुझे तीसरे नंबर पे ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस आपको तीसरे चौथे टी20 में दिखेगी। वहाँ मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान तीसरे नंबर पे बैटिंग उनको चांस मिलेगा तीसरे नंबर, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ज़्यादातर आप देखें तो तीसरा नंबर रहा है। और फ़खर जमान को तो मैं टॉप 3 से नीचे खिलाने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप फ़खर जमान जैसे प्लेयर को टॉप 3 से टी20 में नीचे खिला रहे हो तो आप अपनी कह लो कि नेशन के साथ आप ज्यादती कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो अपनी नेशन को। क्योंकि जिस तरह का वो प्लेयर है आपको पता है कि 20-25 बॉल 30 बॉल खेले तो वो फिर बिल्कुल मैच का आप समझ लेने का फैसला कर देता है। जिस तरह न्यूजीलैंड के मैच में फैसला करा फ़खर जमान ने, अकेले खड़े खड़े बाबर आजम देखते रह गए, तो वहीं से फ़खर जमान ने जो है बिल्कुल मैच पलट के रख दिया। और एक आप कह सकते हैं यकीनी हार पाकिस्तान की हो सकती थी अगर बारिश भी ना आती और फ़खर जमान का बल्ला ना चलता, तो फिर यकीनी हारती। कोई भी ऐसा बैट्समैन था नहीं जो फ़खर जमान की तरह शॉट्स खेल सके। तो फिर वहाँ फ़खर जमान ने बताया कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ और फिर वहाँ से फ़खर जमान ने मैच जिताया। तो इसी तरह फ़खर जमान के आप 2021 का सेमीफाइनल देख लें, वहाँ जिस तरह मिचेल स्टार्क को फ़खर जमान ने लगाए बिल्कुल मिड ऑन स्क्वायर लेग पे आपको छक्के दिखाए ना, उसने मोहम्मद हफीज़ भी देखते रह गए, बाबर आजम भी बोलते रह गए अच्छा ऐसे मारते हैं छक्के, मोहम्मद रिजवान भी बोलते रह गए अच्छा ऐसे खेलना होता है। तो फिर आपने देखा कि पूरा सेमीफाइनल आपको 2 प्लेयर्स ने हरवाया। 2022 के टी20 की मैं बात करूँ, आपके ओपनर्स बहुत बड़े मुजरिम हैं आपको दोनों टूर्नामेंट हराने में, लेकिन हमारे लोग जो है सिर्फ समझते नहीं है। अभी एक बाबर आजम को बाहर किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जब आपने एक पॉलिसी बनाई है, आपने फेयरलेस क्रिकेट खेलने की पॉलिसी बनाई है, तो फिर आप सब प्लेयर्स पे इंप्लीमेंट करें। फिर मोहम्मद रिजवान को भी आप बोले ना कि यार आपने भी अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेला, तो फिर आपको भी रेस्ट देना बनता है, आपको भी ड्रॉप करना है ताकि नया ओपनर को चांस दें। तो आप पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें, मैंने बात कर ली कि आपकी पॉलिसी सब प्लेयर्स के लिए एक नहीं है, किसी के लिए आप कुछ फैसला करते हैं, किसी के लिए आप कुछ फैसला करते हैं। लेकिन अगर टीम बनाने जाऊँ तो तीसरे नंबर पर कल मुझे बाबर आजम खेलते हुए दिख रहे हैं और फिर चौथे पे मुझे लग रहा है फ़खर जमान को अगर आपने देना है मौका तो फिर क्या पता चौथे पे ही फ़खर जमान आए। और मुझे लगता है ज्यादती है फ़खर जमान के साथ, उनको ओपनर या तीसरे नंबर से नीचे तो आना ही नहीं चाहिए। तो चौथे नंबर तक, क्योंकि मुझे अगर मैं चौथे नंबर पर किसी को फिट करने जाऊँ इफ्तिखार हो सकते हैं, लेकिन फिर पाँचवें छठे पे कौन खेलेगा। पाँचवें पे अगर आजम को भी रख देते हैं तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नजर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मैं चौथे पे फ़खर को और पाँचवें पे इफ्तिखार को और फिर छठे पे आजम खान को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाऊंगा कल के मैच में। क्योंकि मुझे लगता है कि आजम खान एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन तो है, लेकिन अगर थोड़ी फिटनेस उनकी अच्छी हो जाए तो बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप में। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में तजुर्बा बहुत अच्छा खासा है आजम खान को, और वहाँ पर चैंपियन भी बनवाया उन्होंने अपनी टीम को। तो आजम खान को मैं रख रहा हूँ छठे नंबर पर। और सातवें पे फिर आपको पता है नवाज आ जाते हैं आपके, फिर वसीम जूनियर को मैं रखूंगा, फिर शाहीन भी हैं और फिर हारिस और फिर जमान खान। तो 4 फास्ट बॉलर्स आप खिलाएं और आपके पास फिर नवाज स्पिनर, लेकिन सॉरी एक मैं भूल गया उसामा मीर एज अ लेग स्पिनर भी आपकी टीम में आते हैं। तो 3 फास्ट बॉलर ये हो गए आपके, हारिस रऊफ, जमान खान और शाहीन अफरीदी। मोहम्मद वसीम जूनियर शायद पहले टी20 में आपको नजर न आए, तो फिर उसामा मीर दिखेंगे और मोहम्मद नवाज एज अ स्पिन ऑप्शन हो गए। फिर आपके पास इफ्तिखार अहमद भी है। तो एक टीम तो अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को अपने टॉप 4 डिसाइड करना है कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। और मुझे लगता है कि इस 5 टी20 के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम किसी फैसले पे पहुंचेगी। और मुझे लगता है कि अगर साइम अयूब ने, और जिस तरह का ग्राउंड है ना ये, आप बात करें अगर एडन पार्क की मैं बात करूं ऑकलैंड की, तो फिर वहाँ जो है साइम अयूब का बल्ला चल सकता है। और न्यूजीलैंड में मैं आपको 2 प्लेयर्स बता दूं जिनका 150 का स्ट्राइक रेट है इस ग्राउंड पे, ग्लैन फिलिप्स और मार्क चैपमैन। मतलब बिल्कुल दर्द सर बन जाते हैं वो इस ग्राउंड पे। तो ये 2 मेन बैट्समैन मुझे लग रहे हैं। और फिर ऊपर से न्यूजीलैंड की बात करें तो फिन एलन भी है और फिर डेविन कॉनवे भी आ गए हैं इस स्क्वाड में और टिम साइफर्ट भी हैं। तो 3 में से 2 ओपनर्स न्यूजीलैंड खिलाएगा। और मुझे लगता है कि शायद फिन एलन और डेविन कॉनवे पहला टी20 मैच खेले। टिम साइफर्ट मुझे लगता है बाहर बैठेंगे। और फिर कीपर तो आपको पता है डेविन कॉनवे भी कीपिंग कर लेते हैं और फिर ग्लैन फिलिप्स भी कीपिंग कर लेते हैं, लेकिन ग्लैन फिलिप्स बॉलिंग भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर डेविन कॉनवे कीपर होंगे और तीसरे पे केन विलियमसन और फिर चौथे पे आप डैरेल मिचेल ले लें और फिर पांचवें पे मार्क चैपमैन और ग्लैन फिलिप्स। तो इस तरह की न्यूजीलैंड की टीम बन रही है। और बेन सीयर्स भी 2 टी20 के लिए अवेलेबल हैं। और लेकिन लॉकी फर्गसन जो है वो तीसरे मैच के बाद टीम को ज्वाइन करेंगे, मतलब तीसरे मैच से वो आएंगे। तो फिर वहाँ से न्यूजीलैंड की अच्छी बॉलिंग लाइनअप बनेगी। लेकिन न्यूजीलैंड की इतनी बेकार भी लाइनअप नहीं है,
आप कह सकते हैं सोडी स्पिनर है मिचेल सैंटनर, जो पिछले दौरे पे बांग्लादेश से जब सीरीज़ हुई है उसमें कैप्टन थे, तो एक अच्छा स्क्वाड न्यूजीलैंड का भी नज़र आ रहा है। और फुल फ्लैज स्क्वाड दिया है न्यूजीलैंड ने, बिल्कुल भी कमी बढ़ती नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ पहले मैच के अख्ताम पे, जब तक देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।